हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन टॉपिक। उससे पहले न्यूट्रिशन होता है, थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू देके डाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो कर ले स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि डाइजेशन होता क्या है, यानी कि जो पाचन है, डाइजेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। बताओ पाचन क्या होता है? क्या होता है? भोजन का बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जो भोजन हम खाते हैं उसके बड़े टुकड़े खाते हैं, ठीक है। उस भोजन के बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन के लिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र मौजूद होता है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्टिंग से करेंगे। ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है बताओ? पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। कौन कौन से होते हैं 2 भाग? बताओ कौन कौन से 2 भाग होते हैं? एक आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां, ठीक है। एक कहलाता है आहार नाल। आहार नाल को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। एक होता है आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? पाचन ग्रंथियां, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। बारी बारी से पढ़ेंगे इनको। आहार नाल जो है उससे क्या क्वेश्चन बनता है? आहार नाल की लंबाई पूछी जाती है आपसे। करवा चुकी हूँ तो पहले मैं, तो बताओ मुझे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, है ना। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से। आहार नाल शुरू कहाँ से होती है? मुख से। मुख के बाद जो भोजन है वो कहाँ जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। दिख रहा है साफ? ठीक है। ग्रसनी से कहाँ जाएगा? भोजन नली में जाएगा। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, थोड़ा सा इन बच्चों को, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ जाए, इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। भोजन नली, भोजन नली से क्या होता है? अमाशय। अमाशय में जाएगा, यानी कि हमारे पेट में जाएगा। अमाशय से जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से निकल जाता है बाहर। गुदा के रास्ते से होता हुआ कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। गुदा से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। ग्लैंड्स के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तो हम पढ़ते हैं लार ग्रंथियाँ, स्लाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? जठर ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। जठर ग्रंथि हमारे पेट में मौजूद होती है। ये दोबारा रिपीट करूँगी मैं स्टार्टिंग से, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उसके अंदर। लीवर है, पैनक्रियाज है, ठीक है। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम भोजन खाते हैं, देखो ह्यूमन के तो न्यूट्रिशन के 5 स्टेप बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला कौन सा होता है? अंतर्ग्रहण। भोजन का टुकड़ा उठाया, मुख में डाला, उसे क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। अब मुख में डालने के बाद क्या करते हैं? जीभ उसे टेस्ट करती है, दांत उसे चबाते हैं, जो लार ग्रंथियां हैं उनसे लार निकलती है, जो क्या करती है? उसको मुलायम बनाती है, साथ में उसका डाइजेशन करती है। वो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं माउथ से, बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं माउथ से। माउथ यानी मुख। मुख के अंदर हमने 3 चीजें पढ़नी है। एक हमने पढ़नी है जीभ, एक हमने पढ़ने हैं दांत, और हमने पढ़ना है क्या? लार ग्रंथियां। ये 3 चीजें हम माउथ के अंदर पढ़ेंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग करेंगे जीभ से। जीभ का काम बताओ क्या होता है? क्या काम होता है? टेस्ट करना, उसके अलावा बोलना, बोलने में हेल्प करता है। काफ़ी सारे वर्ड ऐसे जो हम जीभ की हेल्प से बोलते हैं। लेकिन अगर डाइजेशन में रोल पूछे कि पाचन तंत्र में इसका क्या रोल है, तो हम यही कहेंगे कि इसका रोल है ये टेस्ट करती है। अब अगर हम रसगुल्ले को हाथ से टच करें तो हम बता सकते हैं वो मीठा है। हाथ से टच करने पर तो नहीं बता सकते ना। किसी भी चीज़ को आप हाथ से टच करने पर नहीं बता सकते उसका टेस्ट कैसा है। जब उसको जीभ पर रखोगे तभी उसका टेस्ट बता सकते हो। इसका मतलब जीभ पर कुछ तो ऐसा है जो हमारे हाथ पर मौजूद नहीं है। क्या? टेस्ट रिसेप्टर्स।
जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो जीभ पर मौजूद होते हैं। कान से ही क्यों सुनाई देता है? फोनो रिसेप्टर्स कान में ही होते हैं। जो साउंड है, आवाज है, उसको ग्रहण करने की जो शक्ति होती है वो कान के अंदर जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ग्राही मौजूद होते हैं, उन्हीं के अंदर होता है। स्मेल जो है वो हम नाक से ही क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यानी कि गंधग्राही, जो गंधग्राही होते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी नाक में ही मौजूद है। इसीलिए जो जीभ है, जीभ से ही हम टेस्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जीभ के ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्वादग्राही। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? हमारी जीभ पर कितने प्रकार के स्वादग्राही पाए जाते हैं? तो बताओ, जीभ क्या करती है? काम क्या है जीभ का? स्वाद बताना, यानी कि टेस्ट बताना। अब जीभ ही हमें टेस्ट क्यों बता सकती है? इसमें या इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? बताओ, स्वादग्राही पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं उसे टेस्ट रिसेप्टर्स या फिर गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोल सकते हैं। हिंदी में स्वादग्राही ही लिखा हुआ मिलेगा। इसके ऊपर स्वादग्राही होते हैं। बताओ कितने स्वादग्राही होते हैं? 5 प्रकार के, 4 प्रकार के स्वादग्राही होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? एक होता है मीठा, दूसरा होता है खट्टा, तीसरा होता है कड़वा, नमकीन मान लेते हैं, नमकीन, और कौन सा होता है? कड़वा होता है। ये रिसेप्टर्स होते हैं। इंग्लिश में लिखूं? साथ में लिख देती हूँ। स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के स्वादग्राही है। कौन सा स्वादग्राही कहाँ पर पाया जाता है? ये देखो, मीठे के रिसेप्टर पाए जाते हैं जीभ की बिल्कुल टिप पे, जो जीभ की बिल्कुल आगे वाला हिस्सा होता है ना, वहां पर मीठे के रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मीठे स्वाद का पता चलता है। ये जो हिस्सा है बीच वाला, यहाँ पर नमकीन का रिसेप्टर होता है। ये जो है ये वाला हिस्सा, पीछे की तरफ जो हिस्सा रहता है, पार्श्व किनारियां कहा जाता है इन्हें, यहाँ पर खट्टे के रिसेप्टर्स होते हैं, खट्टा। और जो ये है बिल्कुल लास्ट वाला भाग, यहाँ पर कड़वा टेस्ट, इस चीज़ के रिसेप्टर होते हैं। क्लियर है? 4 प्रकार के टेस्ट रिसेप्टर्स, 4 प्रकार के स्वादग्राही हमारे जीभ के ऊपर मौजूद होते हैं। उन 4 प्रकार के स्वादग्राही का नाम क्या है? मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। मीठा होता है जीभ के टिप पे, ये बीच में, ये यहाँ पे पार्श्व किनारियाँ, पार्श्व मतलब पीछे, किनारियाँ मतलब साइड में किनारियों पे मिलता है, और बिल्कुल लास्ट में होता है कड़वा। इतना पता चल गया? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि स्वाद तो और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे काली मिर्च का टेस्ट अलग है, लाल मिर्च का अलग है ना, काले नमक का टेस्ट अलग है, जो सफ़ेद नमक होता है उसका टेस्ट अलग होता है। तो बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो हम यहाँ पर नहीं पता लगा सकते, क्योंकि ये तो मीठा, खट्टा, नमकीन और सिर्फ क्या बता रहे बेटा? देखा जाए तो मिर्च का टेस्ट भी नहीं बता रहा। तो हमें कैसे पता चलता है उतने सारे जो टेस्ट होते हैं? सारे रिसेप्टर तो नहीं पढ़ा है ना मैंने, कैसे पता चलेगा? ये जो है ना, खुद का टेस्ट छोड़कर बाकी सारे टेस्ट देंगे। एग्जाम्पल बताती हूँ। टिप पे मीठे का रिसेप्टर है ना, ये मीठे का टेस्ट ही नहीं देगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, रसगुल्ला उठाना, जीभ की टिप से टच करना, आप कभी नहीं बता सकते वो मीठा है। जब उस जीभ को अंदर लेके जाओगे ना और वो इधर उधर फैलेगा जब टेस्ट, तब बताते हो आप वो मीठा है। लेकिन नमक उठाना, थोड़ा सा लगाना जीभ पे, उसी वक्त पता चल जाएगा नमकीन है। कोई कड़वी चीज़ उठाना, नीम कोई पत्ता उठा के घिस के उसको टच करना, पता लगा दोगे कि वो कड़वा है। समझ आ गया? तो ये अपना टेस्ट छोड़कर बाकी सारे टेस्ट देते हैं। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट सुनो, मिर्च पूरे मुंह में लगती है, क्यों? ये भी मिर्च का रिसेप्टर देता है, मिर्च का टेस्ट देता है, ये भी मिर्च का टेस्ट देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, इसीलिए मिर्च पूरे मुंह में लगती है। इतना पता चल गया? जो गोलियां होती है, कड़वी गोलियां डॉक्टर देते हैं ना, बीमार हो जाते हैं तब, उसको कैसे लेते हैं इंसान? गोली उठाई, लास्ट में ले जाकर रख दी और पानी के साथ उसको निकल गए। क्यों? क्योंकि लास्ट में कड़वे टेस्ट का पता नहीं लगता, इसीलिए गोलियां लास्ट में ले जाकर रख देते हैं, और फिर उनका टेस्ट का पता नहीं चलता कि वो कैसी थी, कड़वी थी कि नहीं थी। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि लास्ट में क्या होते हैं? कड़वे टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे नहीं पता चलता। क्लियर है इतना? तो ये थे जीभ से जो क्वेश्चन आएंगे वो। अच्छा, जीभ से एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं बताती हूँ क्या आता है। जीभ से अगर क्वेश्चन आया, या तो टेस्ट रिसेप्टर पे आएगा, या फिर ये जिस हिस्से से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये हमारा माउथ का नीचे वाला पार्ट है और इस पे जीभ ऐसे ऐसे होती है, एक हिस्सा इसका अटैच होता है, दूसरा फ्री होता है,
है ना। तो इस अटैच हिस्से का नाम पूछा जाता है आपसे, क्या है। जो हिस्सा अटैच है ना, ये ऐसे होती है जीभ, ये मतलब माउथ है हमारा और ये जीभ है, ऐसे ऐसे है। तो ये वाला हिस्सा जो अटैच है, इस अटैच्ड हिस्से को नाम पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है, जिस हिस्से से वो अटैच होती है। जीभ को ऊपर करोगे ना, एक पतली सी चमड़ी सी है जो उसको अटैच करके रखती है, उसका नाम पूछा जाता है, क्या होता है बताओ। फ्रेनुलम। क्या होता है? फ्रेनुलम। ये याद रखना आपको। इसका पूरा नाम क्या होता है? लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है, ये याद रखना है। इस हिस्से से जीभ जो है वो अटैच रहती है। क्लियर है इतना? जीभ से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीभ से क्वेश्चन आया तो सिंपल इतना, जीभ जो है वो किसके काम आती है? स्वाद के। जीभ के ऊपर कौन से ग्राही पाए जाते हैं? स्वादग्राही। कौन कौन से स्वादग्राही पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। ये भी नहीं पूछते कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, इसलिए ये भी याद मत करना, चाहे करना हो तो कर लेना, नोट्स में लिखा हुआ है। जीभ के बाद हमारा जो टॉपिक है वो रहता है दांत का। और दांत से तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने खुद भी देखे होंगे दांत से क्वेश्चन बने हुए। टीथ, दांत, बताओ कितने होते हैं टोटल, नंबर में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 32। किस में होते हैं? एडल्ट में। एडल्ट में ये कितने होते हैं? 32 होते हैं। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीथ, दांतों की संख्या बताइए। 32। बच्चों में बताओ, चाइल्ड में बताओ, बच्चे के अंदर, बच्चे में होते हैं 20। ठीक है, यहां से क्वेश्चन निकलता है, कितने दांत मनुष्य के जीवन में केवल एक बार आते हैं? बताओ। 12 दांत। कैसे? बच्चों में 20 दांत आए, ये टूट गए, इनकी जगह 20 तो नहीं आने ही है, प्लस में 12 और आते हैं, तो ये 12 दांत जिंदगी में एक ही बार आएंगे इंसान के। इतना क्लियर है? तो कितने दांत एक ही बार आए? 12। कितने दांत 2 बार आए? 20 दांत 2 बार आए। क्लियर है ना इतना? ठीक है। हमारे जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं प्रकार? पहला, इंसीजर। दूसरा, कैनाइन। तीसरा, प्रीमोलर। और चौथा होता है मोलर। इसको ना आई से डिनोट करते हैं हम, इसको सी से, इसको पीएम से और इसको एम से डिनोट करेंगे। यहां से निकलेगा दांतों का फॉर्मूला, दंत फॉर्मूला या दंत सूत्र बोल दो आप, डेंटल फॉर्मूला बोल दो। एक बड़े इंसान का, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला बताओ कितना होगा? 21-23 होगा। चलो 21-23 है, ये 2 1 2 3 डिवाइड बाय 2 1 2 3। तो ये इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर ऐसे होते हैं। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे कैसे? देखो हम ऐसे खड़े हैं, हमारे दांत ऐसे होते हैं यूं, है ना। तो आधे हिस्से को लेना है, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 और 1 3, 2 प्रीमोलर, 5, 3 मोलर, 8। 8 इधर है, 8 नीचे, कितने हुए? 16। 16 इस तरफ, कितने हुए? 32। समझ आ गया? ये तो था इन बड़े इंसान का। बच्चों में बताओ कैसे होगा फॉर्मूला? 21-02, 21-02। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्रीमोलर नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते, इसीलिए क्या लगाया यहाँ पे? 0। अब बच्चों का देखते हैं कैसे होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते। चलो 21-02 बताया ना आपने, देखते हैं कैसे बना। बच्चों के 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, फिर प्रीमोलर की जगह छोड़ दी, फिर पीछे मोलर, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। बच्चों में जगह छूटती है? जगह तो नहीं छूटती। इसका मतलब फॉर्मूला प्रीमोलर के हिसाब से ठीक है, पर बच्चों में जो दांत आए हैं उसके हिसाब से गलत है। एनसीईआरटी क्या बताती है फॉर्मूला?
21-20 ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि माना प्रीमोलर नहीं होते पर जगह भी नहीं होती जो जीरो लगाएंगे हम बीच में, ऐसे जगह थोड़ी छोड़ दी इधर, ये 2 प्रीमोलर की जगह छोड़ दी फिर पीछे मोलर आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। प्रीमोलर की जगह पर पहले मोलर आते हैं, फिर वो जब मोलर टूट जाते हैं उनकी जगह पर फिर प्रीमोलर आते हैं और पीछे की तरफ फिर मोलर आते हैं। समझ आ गया? तो ये होता है। तो ये असली फॉर्मूला ये वाला है, ये वाला है समझने के लिए। बाय चांस अगर ये नहीं दे रखा और ये दे रखा है तो आप ठीक कर सकते हो, पर दोनों दे रखे हैं तो ठीक इसको करोगे, ये एनसीईआरटी बताती है। ठीक है ना? ठीक है। तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। तीसरा मोलर, देखो 3 मोलर होते हैं ना, तीसरा मोलर क्या कहलाता है? थर्ड मोलर को अक्कलदार कहा जाता है। विजडम टीथ किसको बोलते हैं? विजडम टीथ किसको बोलेंगे? थर्ड मोलर को बोलेंगे। तीसरा जो मोलर आता है ना बिल्कुल लास्ट में, उसको बोलते हैं। तो कितनी होती है अक्कलदार टोटल? 2, 4। तीसरा मोलर इधर वाला, तीसरा मोलर इधर वाला, तीसरा मोलर इधर वाला, तीसरा मोलर इधर वाला, तो टोटल कितने होते हैं? 4 मोलर होते हैं, सॉरी 4 विजडम टीथ होते हैं। ठीक है, ये था दांतों से रिलेटेड जो उसके प्रकार पे क्वेश्चन आएंगे वो। अब दांतों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे दांत की सबसे ऊपर वाली परत को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये बना दिया दांत, ये जो ऊपर की परत है ना इसकी, इस परत का नाम पूछा जाता है, क्या बोलते हैं बताओ इसको? इनेमल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? इनेमल से जस्ट नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन। इनेमल से जस्ट नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है? डेंटाइन। जो दांतों के ऊपर सबसे ऊपरी परत मिलती है जिसे हम इनेमल बोलते हैं, वो किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट दोनों होता है। लेकिन जो इसकी हार्डनेस होती है, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनेमल। बच्चे लिख के आते हैं फीमर, जांघ की हड्डी। देखो वो कठोर नहीं है, वो सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ पूछा है उन्होंने कि पदार्थ कौन सा है, तो पदार्थ में इनेमल आएगा। हड्डी पूछेंगे तो हम फीमर लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हड्डी पूछेंगे कि सबसे ताकतवर हड्डी कौन सी है, तो हम ये जबड़े वाली हड्डी बोलते हैं। लेकिन वो चीज़ें फिर आगे करनी है हमने, जब हम हड्डियों वाला चैप्टर करेंगे। बच्चे जो गलती करते हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना सब्सटेंस अगर पूछे, पदार्थ अगर पूछे तो इनेमल आएगा। हमारी बॉडी में अगर पूछे तो, पूरे यूनिवर्स में अगर पूछे, पूरे ब्रह्मांड में सबसे कठोर पदार्थ बताइए तो हीरा आंसर आएगा। ठीक है ना, लेकिन इन आवर बॉडी पूछे हमारे शरीर के अंदर तो क्या आंसर लिखेंगे हम? इनेमल। और पौधों में पूछे तो क्या आंसर लिखेंगे? सेलुलोस। पौधों में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलोस बोलते हैं। और इंसानों में क्या होता है? इनेमल। इनेमल कहाँ पाया जाता है? दांत के सबसे ऊपर। ठीक है, अब दांत की जो ऊपरी परत है इनेमल, उसकी जो हार्डनेस है, जो कठोरता है, वो किसकी वजह से होती है बताओ? कौन से नॉन मेटल की वजह से होती है? कौन से हैलोजन की वजह से होती है ये बता दो? फ्लोरीन की वजह से। जितने भी टूथपेस्ट आप देखते हो ना, उसमें देखना फ्लोराइड्स लिखा हुआ मिलेगा कि उसमें फ्लोरीन होता है। तो ये जो इनेमल है ना, ये इसमें कठोरता किसकी वजह से होती है? इसकी कठोरता होती है फ्लोरीन की वजह से। जितने भी टूथपेस्ट होते हैं ना, सब में फ्लोरीन जरूर मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से दांत क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, कठोर होते हैं। अब ये जो दांत है, इन दांतों में आपने सुना होगा कैविटीज हो जाती हैं, या किसी को कहते हुए सुना होगा मेरे दांत में कीड़ा लग गया है। कीड़ा, वो कीड़ा क्या होता है? कोई कीड़ा चल के लग गया है क्या? जैसे सेब में या किसी भी फल फ्रूट में लग जाते हैं कीड़े, वो वाले लग गए हैं क्या? वो कीड़े नहीं होते। इनमें क्या हो जाता है? कैविटीज बन जाती है। कैविटीज समझते हो? दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं अंदर से। उसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि कीड़ा लग गया, डॉक्टर बोलते हैं कैविटी हो गई है।
वो कैविटी कब होती है? देखो ये कितना हार्ड है, मैंने बताया था ना आपको इनेमल काफ़ी हार्ड होता है। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए, इसको घोलने के लिए ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है या ऐसा क्या होता है जिस वजह से दांतों में सड़न होनी शुरू हो जाती है? बताओ। दांतों में सड़न होनी शुरू हो जाती है ना, दांतों में कैविटीज बननी शुरू हो जाती है, टूथ डीके, दंत क्षय जो होता है वो किसकी वजह से होता है बताइए? हमारी लार का पीएच कितना होता है? 6.8। जब हमारी लार का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, जब हमारी लार का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होगा? दंत क्षय शुरू हो जाता है। ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और ये बायो का भी क्वेश्चन है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो पीएच पढ़ेंगे और बायो में दांतों का सड़न, तो दोनों का क्वेश्चन बनता है। अब जो डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि हमें रात के टाइम पे ब्रश करके सोना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि रात के टाइम पे हम खाना खाते हैं, वो दांतों में फंस जाता है जगह जगह। उस दांत वाल के अंदर जो खाना फंसा हुआ है उसको डाइजेस्ट करने के लिए लार की पीएच डाउन चली जाती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन जब वो डाउन जाती है तो क्या होता है? वहाँ पे पीएच डाउन चला गया 5.5 से कम, और फिर ये जो है ना घुलना शुरू हो जाता है। पता है ना एसिड में ये CaCO3 घुल जाता है, ये तो समझते हो, पढ़ेंगे आगे। लेकिन फिर भी आप बताओ मुझे, एसिड रेन पता है? अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा से ताजमहल की चमक खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि ताजमहल भी तो CaCO3 से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए ताजमहल के आसपास क्या रखते हैं? साफ सफाई रखते हैं, ताकि वहां पर गंदगी ना हो, और गंदगी नहीं होगी तो अम्लीय वर्षा नहीं होगी, शुद्ध वर्षा होगी। शुद्ध वर्षा होगी तो उसकी जो चमक है ताजमहल के पत्थर की वो बनी रहेगी। तो हमारे दांत भी तो उसी पार्ट से बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर हमारे मुंह का पीएच एसिडिक हो जाएगा तो दांत भी तो सड़ने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए पुराने जमाने में क्या करते थे? नीम की दातुन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि नीम कैसा है? कड़वा, बेस। हमारे मुंह की पीएच कैसी होती है? एसिडिक, अम्लीय। अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो हो जाता है। जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं दोज आर बेसिक इन नेचर, क्षारीय प्रकृति के होते हैं वो, ताकि हमारे माउथ का पीएच क्या हो जाए? बढ़ जाए, और सुबह तक हमारा जो मुंह है वो उसमें जो पीएच है वो कम ना हो और हमारे दांतों में सड़न ना हो। इसलिए बोलते हैं कि रात को ब्रश करके सो, एक तो माउथ का पीएच बढ़ जाएगा, दूसरा अगर इधर उधर दांतों में कोई खाना फंस भी गया है तो वो ब्रश से निकल जाता है, तो इससे दांत साफ रहते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया, दांतों से जो क्वेश्चन बनेंगे वो यही बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनते। ठीक है ना? तो इतना हो गया, क्लियर है इतना। उसके बाद हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों से एक 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 करके क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे साथ साथ बताना। लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? बताओ, कहाँ पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। सबसे पहला कहाँ पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? नंबर में कितनी होती है? 3 जोड़ी। हाँ, लिखेंगे 6 होती है नंबर में। अगर नंबर में पूछे तो 3 जोड़ी बोलो, 3 बोल रहे हो तो 6 बोल रहे हो तो जोड़ी मत बोलना, क्योंकि फिर 12 हो जाएगी। या तो 6 बोलो या फिर 3 जोड़ी बोलो। ठीक है? 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी होती है। कौन कौन सी होती है? पहली जोड़ी उसका नाम है पैरोटिड। दूसरी का क्या नाम है? सबलिंगुअल। तीसरी का क्या नाम है? सब मैक्सिलरी। कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये मिलती है कान के नीचे, ये मिलती है जीभ के नीचे, और ये मिलती है जबड़े के बीच में। ठीक है? काम क्या होता है लार का? बताओ। लार ग्रंथियों का काम क्या होता है? लार निकालना, है ना? लार ग्रंथियों का काम क्या होता है? लार निकालना। एक दिन में कितनी लार निकलती है? 1.5 लीटर। एक दिन में कितनी लार निकलती है? 1.5 लीटर लार एक दिन में एक मनुष्य निकाल सकता है। इस लार ग्रंथियों का काम क्या होता है? लार निकालना ना, मैंने फिर से वही लिख दिया, लार निकालना।
अब इस लार का काम बताओ क्या होता है? लार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सलाइवा। क्या बोलते हैं इसको? सलाइवा बोलते हैं। काम क्या होता है इसका बताओ? लार का काम क्या होता है? पहला, भोजन को मुलायम बनाना। चलो बना दिया भोजन को मुलायम। दूसरा बताओ। दूसरा हो गया मुख के खोल को साफ रखना। मुख को साफ रखना, क्योंकि साफ कैसे रखेगी? देखो जो लार होती है ना हमारी, वो क्या करेगी, जो साइडों में इधर उधर जो खाना फंसा हुआ होता है उसको क्या करती है, ये पाचन करके उसको साफ करके भेज देती है अंदर। तो मुख के खोल को ये क्या करती है? साफ रखती है, मुख को साफ रखती है। तीसरा बताओ, पाचन में सहायता करती है। पाचन में सहायता करती है। अब मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है? पाचन में सहायता करती है, ध्यान से क्या सुननी है पता है? जहाँ भी वर्ड सुनोगे पाचन यहाँ पर होता है, सिंपल सी बात है, वहाँ पर क्या होगा? एंजाइम। बिना एंजाइम के कोई डाइजेशन नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ मुख में पाचन होता है तो सीधी सीधी बात है कोई एंजाइम जरूर होगा। अगर मैं बोलूँ ग्रसनी में पाचन नहीं होता तो मतलब वहाँ पे एंजाइम नहीं होते, ठीक है ना? तो पाचन वर्ड कहीं भी आएगा वहाँ पर एंजाइम जरूर होगा। अब ये पाचन में सहायता कर रही है ना, इसका मतलब कोई ना कोई एंजाइम यहाँ पर जरूर मिलेगा और उसी एंजाइम का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ग्रुप डी के एग्जाम में भी आया था कि जो लार के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो कौन सा है? एमिलेस एंजाइम, ठीक है? अगर ये पाचन में सहायता करता है ना, इसका मतलब यहाँ पे एंजाइम मिलेगा। अच्छा, कौन सा एंजाइम मिलता है बताओ लार के अंदर? वेरी गुड, अमाइलेज एंजाइम मिलता है। इसको आप हिंदी में एमिलेज लिखते हैं। एमिलेज एंजाइम यहाँ पर हमें मिलता है। क्लियर है इतना? इस एमिलेज का दूसरा नाम पूछ सकते हैं आपसे कि इसका दूसरा नाम बताओ, तो दूसरा नाम होता है इसका टाइलिन। क्या होता है इसका दूसरा नाम? टाइलिन। लार की पीएच कितनी होती है? 6.8। या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि लार की पीएच बताओ कितनी है, तो कितनी बताओगे? 6.8। या फिर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं आपसे। कैसे पूछेंगे कि बताइए जो ये एमिलेज एंजाइम है ये कितनी पीएच पर काम करता है, तो क्या बताओगे? 6.8। थोड़ा सा घुमा दिया ना क्वेश्चन, आंसर सेम है लेकिन जस्ट क्वेश्चन घुमा दिया कि ये जो एंजाइम है ये कितनी पीएच पर काम करता है, हम बोलेंगे 6.8 पे करते हैं। क्लियर है इतना? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है। जो एमिलेज एंजाइम है ये किस चीज़ का पाचन करता है? किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट का करता है। अब मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपने ये चीज़ें समझ ली है, तो अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इसको। कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल ध्यान से सुनना जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। हमारे पाचन तंत्र में सबसे पहले पाचन कहाँ पर शुरू होता है? मुख में होता है। किस चीज़ का पाचन होता है? क्यों होता है? एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? उसका दूसरा नाम क्या है? वो कितनी पीएच पर काम करता है? ठीक है, वो कहाँ मिलता है? लार में। लार कहाँ से निकलती है? लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाती है? मुख में। कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी या फिर 6? कौन कौन सी होती है? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, इतना क्लियर है? मतलब लार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती हूँ आपको जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? वो सुना आपने, ये कई लोगों को यहाँ पे सोजन आ जाती है जिसको हमारी कॉमन लैंग्वेज में कन्फेड बोलते हैं, है ना? वो क्या होता है बताओ? थायराइड अलग चीज़ है, थायराइड अलग चीज़ है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम आयोडीन की कमी से होने वाले रोग पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ना। जो यहाँ पे ऐसे सोजन आ जाती है ना, वो सोजन किसकी वजह से आती है? उसको मम्प्स बोला जाता है। मम्प्स वो बैक्टीरिया जो टॉन्सिल्स होती हैं, ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण हो जाती है, वो तो पूछा जाता है उसमें कौन सी ग्रंथि में सोजन आती है, इनमें से कौन सी ग्रंथि सूज जाती है बताओ? जो यहाँ पे होगी, ये क्या है? कान के नीचे। कौन सी है कान के नीचे? पैरोटिड। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि मम्प्स में कौन सी लार ग्रंथि जो है वो सूज जाती है, तो पैरोटिड। क्लियर है इतना? ठीक है। दूसरा सुनो,
सांप में जो जहर बनता है, सांप में जो जहर बनता है वो कौन सी ग्रंथि से बनता है? सांप जब डंक मारता है तो किससे मारता है? जीभ से मारता है, दांत से मारता है, किससे मारता है? जीभ से मारता है, दांत से मारता है। तो जबड़ा क्या हो गया? दांत। तो इसी में मिलेगा, इसी में मिलेगा, इसमें नहीं मिलता, जीभ पे मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलता। पैरोटिड ग्रंथि से निकलती है। जो सांप होता है ना, कई बार ये सपेरे लेके आते हैं सांप खेल दिखाने के लिए, कहते हैं इसका जहर निकाला हुआ है। अगर जीभ में जहर होती या दांतों में जहर होता तो उसको बोखा थोड़ी कर देते हैं बेचारे को, दांत थोड़ी निकाल लेते हैं उसके, पैरोटिड ग्रंथि निकालते हैं उसकी। क्योंकि जो जीभ, वो जो जहर है वो कहाँ से रिलीज होता है? पैरोटिड ग्रंथि से रिलीज होता है। तो उसकी पैरोटिड ग्रंथि निकाल लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि उस सांप का जहर निकाला हुआ है, इसलिए बोलते हैं उसको। वो जो गेम वगैरह दिखाने के लिए लेके आते हैं ना कई बार, ये उनमें पैरोटिड ग्रंथि के अंदर सांप में जहर किससे बनता है? पैरोटिड ग्रंथि से। मैं तो कुछ नहीं बनाऊंगी भाई, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि बाय चांस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सांप में जहर कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं, तो अब ऐसे ऐसे देखो नहीं, आपको आंसर आना चाहिए, है ना, कि ये आंसर है। फिर कहोगे मैडम ने बताया नहीं, तो इसलिए बता रही हूँ मैं कोई सपेरा सा पूरा नहीं बनवा रही, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमारे मुख में जैसे ही भोजन गया था, दांतों ने उसको चबा लिया, जीभ ने उसको टेस्ट कर लिया, लार ग्रंथि ने उसको थोड़ा बहुत पाचन कर लिया और उसको भोजन को मुलायम बना दिया। अब वो भोजन कहाँ जाएगा बताओ? मुख से कहाँ जाएगा? मुख से भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? ग्रसनी में जाता है, ठीक है, ग्रसनी में जाएगा। ये हो गया मुख, ये हो गई ग्रसनी। अब फिर आया ये भोजन नली, फिर आ गया आपका ये स्टमक, इसको तो बाद में पढ़ेंगे, एक बार इतना इतना पढ़ते हैं। ग्रसनी को इंग्लिश में कहा जाता है फेरिंक्स। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फेरिंक्स कहा जाता है। फेरिंक्स देखिए, अपनी ग्रसनी देखिए कभी? देखी तो सभी ने है, बताते कोई नहीं है। चलो मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, शीशा लेना है, जोर से मुंह खोलना, उसके आगे पीछे घंटी से लटक रही होती है ना, उसके जस्ट पीछे जो कैविटी होती है, गुफा सी, उसको ग्रसनी कहा जाता है। समझ आ गया? जिसने नहीं देखी है घर जाके शीशा आगे रख के या मोबाइल का कैमरा ऑन करके देख लेना। जो ये घंटी से लटक रही होती है ना, उसके जस्ट पीछे जो कैविटी, जो खोल होता है, अंदर जाने का जो रास्ता होता है, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। समझ आ गया? ग्रसनी से सिंगल क्वेश्चन, दूसरा तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्या क्वेश्चन है देखो? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। भोजन, फूड एंड एयर, भोजन व वायु के लिए, भोजन व वायु के लिए एकमात्र मार्ग, एकमात्र मार्ग, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्रसनी। जो हम खाना खाते हैं वो भी यहीं से जाता है, जो हम सांस लेते हैं वो भी यहीं से जाती है। अब क्योंकि सांस का अभी कोई रोल नहीं है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे सांस कैसे लेते हैं। तो अभी सिर्फ इतना कि यहाँ से भोजन हमने खाया, भोजन से वो कहाँ चला गया? अगले पार्ट में। अगला पार्ट कौन सा? देखो, ये अगर मुख है, ये अगर ग्रसनी है, तो अगला पार्ट क्या हुआ? भोजन नली। भोजन नली को और क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, या फिर फूड पाइप बोल सकते हो आप इसे। यह है भोजन नली। अब यहाँ पे मैंने आपको कोई डाइजेशन नहीं बताया ना, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला एक सिंगल क्वेश्चन है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मैंने कुछ नहीं कहा यहाँ पे इसका डाइजेशन होगा, उसका होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है। समझ आ गया? कोई इसमें क्या नहीं होता? डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ये रास्ता प्रोवाइड कर रही है। इधर वायु को भेज देगी, इधर की क्या भेज देती है? खाने को भेज देती है, बस इतना। अब क्योंकि हम खाना पढ़ रहे हैं, वायु का तो रोल ही नहीं है इधर, तो खाना कहाँ गया? भोजन नली में। भोजन नली में भी कोई पाचन नहीं होता, ठीक है, भोजन नली में भी कोई पाचन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सिंगल क्वेश्चन,
अच्छा सिंगल तो नहीं कह सकते क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसकी लंबाई कितनी होती है ना। तो भोजन नली की एक तो लंबाई पूछ सकते हैं आपसे 25 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें नो डाइजेशन क्यों नहीं होता, कोई पाचन क्यों नहीं होता, क्योंकि नो एंजाइम, नो डाइजेशन नो एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता इसलिए इसके अंदर कोई डाइजेशन भी नहीं होता। इसमें पाया क्या जाता है, इस पे क्वेश्चन आता है, स्टार कर दिया इसको, क्वेश्चन इस पे आता है कि इसमें पाया क्या जाता है, कौन सी गतियां पाई जाती हैं। यहां पर पाई जाती है, इंग्लिश में लिख रही हूं पहले, पेरिस्टैलिक मूवमेंट, पेरिस्टैलिक मूवमेंट पाई जाती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रमानुकुंचन गतियां। अब ये गति कौन सी होती है, देखो एक पाइप लेनी है, उस पाइप में यहां से अगर हम बॉल डालें, क्योंकि जो खाना खाते हैं वो बोलस का रूप ही लेते हैं अंदर जाते टाइम, यहां से बॉल डाले और ये बॉल यहाँ पे आ गई, तो इसको और अंदर करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप को यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं, पिंच करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं, तो उस प्रेशर से ये बॉल आगे चली जाएगी। अब ये बॉल आ गई है यहाँ पे, फिर यहाँ से थोड़ा सा क्या किया, उसको पिंच कर दिया, दबा दिया, फिर ये बॉल थोड़ा और आगे चली जाएगी, फिर ये थोड़ा और आगे चली जाएगी, ऐसे होता है ना। ये जो गति होती है कि पीछे से ऐसे दबाने पर वो आगे जा रही है बॉल, इस गति को हम क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति। अगर थोड़ा और डिटेल में समझना है ना इसको, तो पजामे में नाड़ा डाल के देखा है कभी, कभी नहीं देखा, तो डाल के देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये तो चीज़ें हैं बेसिक बेसिक घर में कर सकते हैं हम। उसमें क्या करते हैं, पिन लेते हैं, ब्रश लेते हैं, ब्रश के आगे वो धागा बांध देते हैं नाड़ा, फिर उसके एक जो होल होता है उसके पजामे के अंदर एक साइड से, उसके अंदर से नाड़ा घुसाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको जो ब्रश होता है ना उसको पीछे से जब धक्का मारते हैं तो वो आगे चला जाता है, ऐसे करते 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 पूरा वहां से निकाल लाते हैं, है ना। जो वो वाली गति होती है ना उसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। अब समझ आ गया, ये वाली है। अब ऐसे भोजन कभी नहीं जाता, हमने यहाँ से डाला और अंदर कोई पाइप सी है और वो धड़ाम धड़ाम जाके गिर रहा है, ऐसे नहीं। एक निवाला जब खाते हैं ना तो वो ऐसे ऐसे आराम आराम से जाता है, ऐसे कोई यूँ नहीं है कि कोई कुआं सा बना हुआ और उसके अंदर दबा दब दबा दब दबा दब हम डाल रहे हैं। भोजन खाते टाइम चबाते हैं उसको, आगे आगे भोजन जाता है, कई बार फील भी होता है ऐसे जाता हुआ, कई बार अटक जाता है ना, तब पता भी चलता है अटक गया या अंदर नहीं जा रहा, है ना। तो ये क्रमानुकुंचन गतियाँ बोलते हैं इसको। इतना क्लियर है, कोई डाइजेशन नहीं है क्योंकि कोई एंजाइम नहीं होता, समझ आ गया ना। यहाँ से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। गति पूछी जाती है कि भोजन नली में कौन सी गतियां देखने को मिलती है, क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टैलिक मूवमेंट। अब जैसे ही भोजन यहाँ से यहाँ आया, किस में आया, स्टमक में आया, तो ये भोजन यहाँ से आता हुआ इस पेट तक आता है ना, तो इस पेट के बारे में पूछा जाता है आपसे। पेट का ये वाला हिस्सा कार्डियक कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये दिल के पास होता है, इसलिए ये वाला हिस्सा दिल के पास होता है, इसलिए इसे कार्डियक, कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, दिल के लिए यूज किया जाता है। ये जो हिस्सा है इसको बॉडी बोलते हैं, ये जो हिस्सा है इसको फंडस बोलते हैं, और ये जो हिस्सा है इसे पाइलोरिक बोलते हैं। पर आपको इनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ क्या रखनी है। जैसे ही भोजन यहाँ पर आता है वैसे ही पेट के अंदर कौन सी ग्रंथियां मौजूद होती है, जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां मौजूद होती है पेट के अंदर, जठर ग्रंथियां। तो जो जठर ग्रंथियां है ना उससे क्या निकलता है, हाँ, जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। अच्छा, जठर रस निकला इससे, इसको हिंदी में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जठर रस निकल गया। इस जठर रस में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। इस HCl का काम पूछते हैं हमसे, किसका क्या काम है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है और इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये इसके 3 काम है, पर ऐसे समझ नहीं आएंगे बोलने से, मैं आपको बताती हूँ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो जो हमारा पेट होता है ना, पेट के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम होता है पेप्सिनोजन, दूसरा होता है प्रोरेनिन। ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं।
एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, एक होता है प्रोरेनिन। ये दोनों एंजाइम हमारे पेट में ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ही भोजन आएगा ना, जठररस निकलेगा, ये जठररस निकलेगा, इस जठररस में क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। ये HCl क्या करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा, पेप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करेगा। ये हो गया पेप्सिनोजन, देखो इधर, इस पेप्सिनोजन पर इसने काम किया और इसको किस में बदल दिया, HCl ने काम किया तो इस किस में बदल दिया, इसको पेप्सिन में बदल दिया। इतना क्लियर है। प्रोरेनिन पे काम करेगा और किस में बदलेगा, रेनिन में बदलेगा। किस में बदलेगा, रेनिन में बदलता है। पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये एंजाइम का काम क्या है, फिर हम ये बात करेंगे ये HCl ने ऐसे काम क्यों किया। पहले तो इन एंजाइम को पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले, रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन, दूध के प्रोटीन का पाचन लिखेंगे हम, प्रोटीन का पाचन। अच्छा, दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन। कौन सा पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। एक एक बात को ध्यान से सुनना। दूध का पाचन कौन करेगा, रेनिन करेगा। बच्चे दूध पीते हैं, रेनिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। तो बच्चों में पाया जाने वाला एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है उसे क्या बोलते हैं, रेनिन बोलते हैं, ठीक है ना। जब बच्चा ऊपर का खाना शुरू कर देता है ना, जैसे दाल का पानी शुरू कर दिया, बाद में कोई प्रोटीन की चीज़ें लेनी शुरू कर दी, उस वक्त उसका पाचन कौन करेगा, पेप्सिन। जैसे आज अगर हम प्रोटीन की कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसका पाचन कौन करेगा, पेप्सिन। लेकिन जब अगर हम दूध ले रहे हैं ना तो उस दूध का पाचन कौन करेगा, रेनिन। तो रेनिन दूध के प्रोटीन का पाचन करता है सिर्फ और सिर्फ, किसी और चीज़ का पाचन नहीं करता। तो बच्चों में कौन सा एंजाइम मिलेगा, रेनिन। पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा, रेनिन क्या करता है, दूध के प्रोटीन का पाचन। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कैसीन, मतलब कैसीन का पाचन कौन करेगा, रेनिन। तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर है। चौथा सुनो, छोटे बच्चों को देखा है, दूध पीने के बाद थोड़ी देर के बाद दही निकाल देते हैं अपने मुंह से। लोग बोलते हैं फटा हुआ दूध निकाला है, फूलता है, ऐसे है वैसे है ना। तो वो जो दूध से दही बनता है ना, जो दही बना है, तो दूध से दही में कौन बदल, दूध को दही में कौन बदलता है, रेनिन एंजाइम। बच्चे होते हैं ना ऐसे फटा हुआ दूध सा निकालते हैं, वो दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो रेनिन करता है। तो दूध को दही में बदलने वाले एंजाइम का नाम बताइए। और बैक्टीरिया, दोनों में अंतर है। ये हमारे शरीर में ऐसे करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया शरीर के बाहर दूध को दही में बदलता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गाय के दूध का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। गाय के दूध का रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है। गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा मिलता है गाय के दूध में प्रोटीन, कैरोटीन। कौन सा मिलता है, कैरोटीन प्रोटीन मिलता है। कैरोटीन और कहाँ पे मिलता है बताओ, गाजर में, कैरेट। फिर गाजर का रंग लाल है और गाय के दूध का जो रंग है वो पीला। इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है, गाजर का जो रंग है वो लाल है ना, और जो गाय का दूध है उसका रंग कैसा होता है, पीला। तो इतनी नाइंसाफी क्यों। अब बच्चों का जो नॉर्मली जवाब होता है मैं वो बताती हूँ आपको। मैम, गाजर के बीच में जो डंडी होती है ना वो पीली होती है, ये जवाब होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, डंडी में ना कैरोटीन होता ही नहीं है, जो लाल पार्ट है ना उसमें कैरोटीन होता है। आप बताओ, नहीं पता, चलो। जो गाजर में कैरोटीन है वो पिगमेंट है, वर्णक, वो लाल रंग ही देता है। गाय के दूध में जो कैरोटीन है वो प्रोटीन है, इसलिए वो पीला रंग दे रहा है। ठीक है, दोनों का नाम सेम है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग रंग दे रहे हैं। समझ आ गया, क्लियर है इतना। चलो, इतना तो हमें पता चल गया कि जो रेनिन प्रोटीन है, रेनिन एंजाइम है, वो दूध के प्रोटीन का पाचन करेगा। इतना क्लियर है ना। अब बात करेंगे ये दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट का मतलब है क्रियाशील बनाने के लिए, काम करने के योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, HCl की ज़रूरत होती है। अब जो HCl है अगर ये हमारे हाथ पर गिर जाए तो हमारा हाथ जो है ना वो जल सकता है। कितना जल सकता है, हमें आर पार दिख सकता है, होल हो सकता है यहाँ पे, इतना जल सकता है ये। तो अगर हमारे हाथ का ये हाल हो सकता है तो पेट का क्यों नहीं होता। कौन सी झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली,
म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, बहुत अच्छा। पर एक बात बताओ, ज़रूरत ही क्यों है? अगर ये एंजाइम सीधे होते पेप्सिन रेनिन और इसमें होते ही नहीं तो ज़रूरत पड़ती है HCl की? कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। ये सीधे अगर पेप्सिन और रेनिन की फॉर्म में होते तो ज़रूरत ही नहीं थी हमें HCl की। क्यों ज़रूरत पड़ी बताओ? इसलिए पड़ी क्योंकि हम है ना थोड़े इमोशनल होते हैं, है ना। कभी दोस्त से झगड़ा हो गया, हमें बाहर घूमने जाना है, हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया, ठीक है। कुछ भी XYZ, हमें मोबाइल चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, पेरेंट्स नहीं दिला रहे, गुस्सा हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, है ना। एक दिन पूरा खाना नहीं खाया, अगले दिन भी नहीं खाया। तो वो जो इमोशनल है, जो इमोशंस हैं वो हमारे हैं, इनके थोड़ी हैं। इनको अगर खाना नहीं मिलता, क्योंकि हमने नहीं खाया, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इनको अगर खाना नहीं मिलता तो ये क्या करता? हमारी बॉडी किससे बनी होती है बताओ? बताया था कल मैंने, बॉडी का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। तो ये हमारी बॉडी को खाना शुरू कर देते, क्योंकि इनको कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, इनको कोई मोबाइल नहीं चाहिए, इनको कहीं घूमने नहीं जाना, इनको अपना खाना चाहिए। इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं कि जब खाना आएगा ना तभी एक्टिवेट होंगे और उस खाने को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में होने ज़रूरी होते हैं। क्लियर है? बस आज इतना ही, इससे आगे का कल करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? सारा समझ में आ गया? ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय।